इसको एक बार समझना चाहते हैं। मैं देसाई साहब से पूछना चाहता हूं, जो पीड़ा इन विधायकों ने अपनी व्यक्त की है, मैं गलत सही में नहीं जाता अभी, लेकिन जो वो वजह बता रहे हैं कि हमारे लिए दरवाजे बंद थे, हमारे काम नहीं होते थे, घंटों घंटों बंगले पर बुलाकर इंतजार करके हमें वापस भेज दिया जाता था, ये क्या इतनी गहरी बैठी हुई भावना है कार्यकर्ताओं के अंदर भी, या केवल ये इन मंत्रियों और विधायकों के बीच में है? नहीं, बिल्कुल वो सही है, जो भावना है कार्यकर्ताओं की वो सही है, लेकिन कोरोना की जो वजह है वो भी हमें समझ लेनी चाहिए। फिर भी उद्धव जी ने कोरोना के बाद, जब कोरोना कम हुआ तब बाहर निकल जाना चाहिए था, वो नहीं गए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं जाते तो आदित्य ठाकरे उनको भी भेज देते जगह जगह। वो इतने घूम नहीं रहते आदित्य ठाकरे भी, क्योंकि ठाकरे फैमिली की जो स्टाइल है उद्धव जी के ज़माने से रही, वो बाला साहब जी की स्टाइल अलग थी। बाला साहब भी घर में बैठ के सब काम करते थे, जब इलेक्शन होती थी तब उनके टूर्स निकल जाते थे। पहले ज़माने में वो जाते थे, लेकिन बाद में आफ्टर 2000 वो इतने नहीं जाते थे। लेकिन उद्धव जी भी जाते थे पहले जितने जाते थे बाहर, उतने आफ्टर चीफ मिनिस्टरशिप वो नहीं जाते थे। एक ही समय चीफ मिनिस्टरशिप का जो पद है वो और पक्ष प्रमुख का पद, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने, तब अगर एकनाथ शिंदे जी को दी होती उस वक्त, तो सारे निर्णय वो खुद कर लेते थे, या दूसरे विधायक थे उनके ऊपर वो अगर जिम्मेदारी देते तो अच्छा रहता। वो उनकी गलती है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं जो इम्पोर्टेंट बात है। अभी जनादेश की बात हो रही है। 2014 में जब देवेंद्र जी की सत्ता आई तो शिवसेना उनके साथ नहीं गई थी। विरोधी पक्ष नेता एकनाथ शिंदे जी बने थे। थोड़े दिनों के बाद एकनाथ शिंदे जी गए और उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में अपना रिसिग्नेशन, आफ्टर सम टाइम उन्होंने रिसिग्नेशन दिया, क्योंकि अपना काम बीजेपी नहीं कर रही है, ये वजह थी उनकी। और उन्होंने पब्लिकली वो अपना रिसिग्नेशन लेटर उद्धव जी को पब्लिक मीटिंग में दिया। ये वीडियो भी अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि शिवसेना और बीजेपी 2017 वो ठीक था, लेकिन 2017 में इतना बिगड़ गया रिलेशंस कि आशीष शेलार जो मुंबई विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट एक महीना पहले दिया, इंटरव्यू में बात कही कि हम उस वक्त एनसीपी से बात कर रहे थे, एनसीपी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए 2017 में। तो जनादेश अगर वो बनता गवर्नमेंट उस वक्त, तो वो जनादेश था। अगर बनता तो उसका समर्थन जस्टिफाई कैसे कर रहे थे, कैसे बीजेपी कर सकती थी? जो इल्जाम महाविकास में क्यों गई, ठीक है, शिवसेना ऐसा जो पूछते हैं, वो उस वक्त जाने को तैयार थे। ये बात तो ठीक है, वो तो 19 में भी अजीत पवार के साथ सरकार बना ही ली थी, चाहे कितने घंटों के लिए ही सही। लेकिन आपकी बातों का निष्कर्ष मैं ये निकाल रहा हूं कि दिल से उद्धव ठाकरे अब कभी भाजपा के साथ नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दबाव उनके विधायक उन पर बना लें, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर ये नंबर गेम एकनाथ शिंदे जीत जाते हैं तो उद्धव ठाकरे, हाँ जी बोलिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। आप जो बात कर रहे हैं, संजय राउत का कल का स्टेटमेंट क्या था, अगर वो उद्धव जी का, कि अगर वो चाहते हैं तो मैं रेजिग्नेशन दूंगा, लेकिन कुछ भी करने को तैयार हूं। और संजय राउत ने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी से बाहर जाने के लिए भी तैयार है और बात करने के लिए तैयार है। इतना वो नीचे आ गए, इतने डिफेंसिव पे आ गए शिवसेना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितनी कड़वाहट अभी है तो उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनको अगर अपना बेस संभालना है और बेस बढ़ाना है तो उनको लोगों में जाके काम करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर लगता है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, सिर्फ विधायकों को नहीं, शिव सैनिक जो है उनको भी, ठीक है, तो उद्धव ठाकरे जी को पुनर्विचार करना पड़ेगा इसका भी। आनंद जी इस पर जवाब दें, इस संभावना पर, शिवसेना और बीजेपी। मैं हेमंत सर की बात का जवाब देता हूं कि राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति में कोई परमानेंट मित्र नहीं है, कोई परमानेंट शत्रु नहीं है।
जिस प्रकार की स्थिति हमारे सामने वर्तमान में होगी, हम उस पर फैसले लेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 25 से 28 साल रहे हैं। हमने एक ही थाली में खाना खाया है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। भविष्य के काल में क्या पल रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम भारतीय जनता के साथ इस जन्म में नहीं जाएंगे, इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि संभावना जो होती है वो हमेशा बरकरार रहती है, पहली बात। दूसरी बात, अनय जोगलेकर जी ने कहा कि जो शिवसेना का ग्रास रूट वर्कर है वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जाना चाहता है। भाई साहब, हेमंत देसाई जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र के एक बहुत ही मशहूर वो पत्रकारों में से हैं। उन्होंने अभी कहा कि एकनाथ शिंदे जी केवल थाना और एमएमआर रीजन के नेता रहे हैं, इज नॉट अ पूरे महाराष्ट्र के वो लीडर नहीं है। तो वो अगर पूरे महाराष्ट्र के लीडर नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका अप्रोच पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, जैसा उद्धव ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी की भावनात्मक जो अप्रोचेस हैं उसके सामने वो फेल हो जाएंगे। इसके लिए ग्रास रूट का वर्कर शाखा प्रमुख से लेकर जिला प्रमुख हमारे साथ है और 100% जिला प्रमुख आज शिवसेना भवन मीटिंग में आए थे। दुबे साहब चलिए ठीक है, मैं वर्कर की बात छोड़ देता हूं अभी, लेकिन अभी आपने जो कहा कि शिंदे साहब का क्लाउड जो है वो 8-10 एमएलए से ज्यादा का नहीं है, तो फिर तो ये आपके लिए और चिंता की बात है कि ये बाकी के ये जो 25-30 गए हैं ये किस कारण गए हैं उनके साथ? वो महाशक्ति के प्रभावित होकर गए हैं। एक महाशक्ति जो है वो इतना बड़ा प्रभाव डालती है, वो महाशक्ति है जिसके साथ जाने से अभी आप इनकार भी नहीं कर रहे हैं, 100% इनकार भी नहीं कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि वो महाशक्ति इतनी प्रभावशाली है कि बहुत से बड़े समुंदर को अपने अंदर समा सकती है, तो उसके प्रभाव में भी लोग जाते हैं। बहुत सारे लोगों पर केसेस चल रहे हैं। ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां जो हमारे भारत की खूबसूरत काम करने वाली एजेंसियां हैं, उनसे भी लोग प्रेम करते हैं। अवस्थी जी से पूछना चाहता हूं सर, आपकी नजर में कहीं कोई गुंजाइश बाकी है कि उद्धव ठाकरे इस झगड़े को निपटाने के लिए, अपनी पार्टी को, अपने विधायकों को बचाने के लिए थोड़ा सा जो है क्लाइम डाउन करें, और जो उनके सिपह सलार संजय राउत जी के मुंह से एक बार निकल गया था कि हम हो सकता है छोड़ दें एमवीए का साथ, वो उसके लिए राजी हो जाएं? मैं सौरभ जी एक बात मैं बताऊं, इसमें कोई माने या ना माने, और मैं बड़े बिना किसी इफ एंड बट के कह रहा हूं, इस पूरे झगड़े में बहुत बड़ा कारण संजय राउत है। संजय राउत का बड़बोलापन, अब मुझे मालूम नहीं है कल क्या करेंगे वो, सामना में क्या आज क्या छपाया और कल क्या ठोक दिया, तोड़ दिया, उखाड़ दिया, क्या लिखेंगे मुझे मालूम नहीं है। आज क्या लिखा उन्होंने कि ठुक गए, उखड़ गए हम, आज क्या लिखा, क्योंकि मेरे ख्याल से आज तो उन्होंने अफगानिस्तान के अर्थक्वेक की बात की है, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख्याल से हाँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सौरभ जी, बड़ी साफ सी बात है कि अभी हेमंत जी ने कहा कि वो पहले एनसीपी के साथ आशीष शेलार ने कहा कि कर रहे थे, जनता के सामने नहीं था वो। जनता ने जो वोट दिया पहले भी और अब भी, जनता के सामने लगभग मुद्दे एक हैं, समान हैं, विचारधारा समान है। पार्टियां दो हैं लेकिन लगभग समान विचारधारा है, और बाला साहब के समय में ये विचारधारा और ये जो संबंध था बहुत ही प्रगाढ़ था। आप हेमंत जी बड़ा बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताइए कि क्या बाला साहब सावरकर को गद्दार, एक बार नहीं मैं माफी भी कहने वाले के साथ कभी क्या जा सकते थे? उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने से पहले मैं शिवसेना की अपनी दुकान बंद कर दूंगा। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के बारे में क्या क्या शब्द बोले थे मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शिव सैनिकों का बाला साहब के प्रति और समूचे, आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं इसके बारे में। जी जरूर। मैं एक बात बड़ी साफ सी कह रहा हूँ कि ये जितने 40-50 एमएलए हैं, इनका भी तो कुछ ना कुछ तो जनाधार होगा। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ उद्धव ठाकरे की फोटो पर इनको वोट मिला होगा। उन्होंने तो आज बोला है, उन्होंने तो ये बात बोला कि मेरी फोटो लेकर घूमे बगैर कहां तक जाओगे। एकनाथ शिंदे तो ऐसे है भी नहीं। एकनाथ शिंदे लगातार जीते हैं, बड़े ग्रास रूट लेवल से आए। मैंने सुना है कि वो ऑटो चलाते थे और वहां से आए, और बाला साहब के बहुत ही करीबी और प्रिय व्यक्ति रहे। उन्होंने शिवसेना को बहुत करीब से देखा है, और सारा जो विकास हुआ और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे के साथ के पास जो आई है, उसमें एकनाथ शिंदे बहुत साक्षी रहे, उसके साथ रहे। इसलिए किसी को भी कम करके आंकना संजय राउत जैसे व्यक्ति कर सकते हैं, बड़बोले व्यक्ति। वास्तव में जो इस वहां की राजनीति जानता है उसको नहीं करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।